हेलो बच्चों, इस सेशन में हम जेईई मेन 2020 के सितंबर अटेम्प्ट का एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है 2 सितंबर की इवनिंग शिफ्ट का है, शिफ्ट 2 का ये पेपर है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। इसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है और उसका एक वर्टेक्स इसके वर्टेक्स के साथ मतलब ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएं तो मैं देख रहा हूं कि ये वर्टेक्स है, तो इसका मतलब ये जो ये लाइन मतलब अगर इसको हम ए बोल दें, इसको हम बी बोल दें, इसको हम सी बोल दें, तो जो ए बी और ए सी है वो इस पैराबोला के एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही होंगे और फिर जो अपोजिट साइड बी सी है वो यहाँ परपेंडिकुलर होगी पक्का। अब सेम एंगल बना रहे तो ये पूरा एंगल बी ए सी 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला है तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए क्या होता है 80 स्क्वायर कोमा 280 होता है, तो यहाँ a की जगह कितना आ गया 2 आ गया, तो ये जो b की कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने आ गए आपके पास में 2t स्क्वायर कोमा 4t। c की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2t स्क्वायर कोमा -4t हो जाएंगे। अब मैं यहाँ से साइड बता सकता हूँ, साइड जो आएगी वो 80 आएगी, तो बेसिकली मेरे को अब t की वैल्यू निकालनी है। साइड 80 ऐसे आ गई, b और c के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया हमने। t की वैल्यू अगर आ जाती है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड आ गई, और साइड आ गई तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा √3/4a²। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये 30 डिग्री यूज कर लें। 30 डिग्री कैसे यूज करें, ये लेंथ कितनी है 40 और ये लेंथ कितनी है 2t स्क्वायर। इस ट्रायंगल ABD में आप देखिए tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना जाएगा 4t/2t स्क्वायर। tan 30 डिग्री की मतलब कितना हो गया 1/√3, तो यहाँ से t कितना आ गया 2√3। तो ट्रायंगल की साइड 8t है, तो साइड यहाँ कितने आ गए 16√3 आ चुकी। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड आ चुकी है, तो जो एरिया होता है वो क्या होता है √3/4, साइड स्क्वायर ही तो होता है। तो यहां से जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये जो वैल्यू आती है वो 192 इंटू √3 आ जाती है। तो इस तरह से हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। सेम क्वेश्चन क्लास नोट्स में करवा रखा होता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है f(x) एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। f(x) इक्वल टू 0 का 1√3 है। 1√3 होने का मतलब क्या हो गया f(3) 0 हो गया, और इसके साथ में क्या दे रखा है f(2) प्लस f(-1) अगर 0 है तो आपको बताना है कि जो दूसरा रूट है f(x) इक्वल टू 0 का वो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सी इंटरवल में लाई कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें एक रूट हमें 3 पता चल गया है, इसका मतलब एक फैक्टर x-3 आ गया, तो एक फैक्टर तो हम x-3 ले लें। दूसरे रूट के बारे में पता करना तो x-अल्फा, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए यहाँ एक लीडिंग कोफिशिएंट हम k लगा देते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि अल्फा जो है अल्फा कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, और इसके लिए हम इसका यूज कर लेते हैं f(2) प्लस f(-1) इक्वल टू 0। तो f(2) तो यहाँ x की जगह 2 पुट करें तो ये -1 और ये 2 माइनस अल्फा, -1 अगर पुट करें तो ये -4 फिर -1 माइनस अल्फा, तो k तो कॉमन आ गया, ये कितना आ गया अल्फा -2 और ये 4 + 4 अल्फा। k 0 नहीं हो सकता क्योंकि k 0 हो गया तो f(x) इक्वल टू 0 आ जाएगा, जबकि f(x) क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो k तो आप हटा दीजिए और ये क्या बच गया आपके पास है 5 अल्फा + 2 इक्वल टू 0।
तो अल्फा कितना आ गया आपके पास में -2/5। तो आपके पास में जो सेकेंड रूट है उसकी वैल्यू आ चुकी है। अब आप देख सकते हो -2/5। ये जो 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। इस क्वेश्चन में हमें एक लिमिट दे रखा है, लिमिट कैलकुलेट करना है। लिमिट x अप्रोचिंग 0 tan π/4 + x होल रेज़्ड टू पावर 1/x। तो जो लिमिट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे पहले हम इनडिटरमिनेट फॉर्म आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा वाला फॉर्म है। तो अगर हम x को 0 की तरफ अप्रोच कराते हैं तो जो बेस है वो आपके पास में 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है और जो पावर है वो आपके पास में इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये 1 रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म का है। अब 1 रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड अप्रोच बता रखी है कि हम इस पावर को तो आगे ले आएंगे, दिस लिमिट विल बी इक्वल टू, सब ये e की पावर में चला जाएगा। पावर में क्या होगा, ये जो पावर 1/x है ये तो आगे आ जाएगा और फिर जो बेस है बेस -1 लिख देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो लिमिट है इस लिमिट को कैलकुलेट कर लेता हूं। इस लिमिट को हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम एक बार के लिए L बोल देते हैं और जो आंसर होगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, e⁻⁴ तो हम L कैलकुलेट करते हैं। L क्या है, लिमिट x अप्रोचिंग 0 1/x tan π/4 + x - 1। तो tan π/4 + x में tan a + b का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। तो ये क्या बन गया 1 + tan x अपॉन 1 - tan x। ठीक है, यहां हम एलसीएम ले लें। एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर में क्या आ गया आपके पास में 2 tan x। अब tan x/x जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिमिट 1 आ जाएगा और अब मैं अगर x को 0 की तरफ अप्रोच कराता हूं तो ये लिमिट आ गई आपके पास में 2। तो हमारा जो क्वेश्चन में जो गिवन लिमिट था उसका आंसर था e⁻l और l हमने अलग कैलकुलेट किया तो l की वैल्यू आ गई है 2। तो जो अपना आंसर होगा दैट आंसर विल बी e⁻l और e⁻l का मतलब हो गया e⁻2। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक AP है A1 A2 ऐसे, तो इस AP का हम फर्स्ट टर्म तो A मान लेते हैं और जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम D मान लेते हैं। मतलब इसके 11 टर्म्स का सम 0 है, तो 11/2 2A + 10D = 0। तो यहाँ से जो A + 5D 0 आ जाता है। ठीक है, और फिर बोला है कि इसका जो सम है वो k टाइम्स A1 है, तो k की वैल्यू बताइए। तो अगर हम यहाँ देखें एक एक छोड़ के, इसका मतलब ये भी एक AP बन जाएगा जिसका कॉमन डिफरेंस 2D हो जाएगा। अगर इसका कॉमन डिफरेंस D है तो इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 2D। और अगर हम यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में 12 आ रही है। तो यहाँ हम अगर फॉर्मूला लगाएं n/2 2A प्लस कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म A, तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं D की वैल्यू हम A के टर्म्स में उठा के रख दें। D की जो -A/5 6 2A + 11 और माइनस K, तो यहाँ से जो K की वैल्यू आती है A तो कैंसिल हो जाएगी, जो K की वैल्यू आती है वो -72/5 आ जाती है, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दे रखा है, वो फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है हर x और y के लिए।
फिर एफ ऑफ 1 2 दे रखा है, फिर एफ के हेल्प से एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है, और फिर उसके बाद में g ऑफ n इक्वल टू 20 है तो n की वैल्यू पूछी गई है, n नेचुरल नंबर है, तो f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो ये हमने पढ़ रखा ऑलरेडी कि इस तरह का रिलेशन है, तो जो एफ एक्स होगा एक लीनियर फंक्शन होगा, ओड लीनियर, एफ एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, और लेमडा फाइंड करने के लिए एफ ऑफ 1 2 दे रखा था, x को हमने 1 पुट किया तो लेमडा 2 आ गया, तो एफ एक्स जो है वो हमारे पास में 2x आ चुका है। gn जो हमें दे रखा है तो एफ ऑफ के की जगह 2k रख दें हम, तो 2 तो, और सिग्मा के का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और n की जगह क्या रखा हुआ है, तो g ऑफ n जो है वो हमारे पास में n स्क्वायर माइनस n आ गया। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि g ऑफ n अगर 20 है तो आप n बताइए, तो g ऑफ n मतलब n स्क्वायर माइनस n, यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गई, और n की एक वैल्यू तो 5 आ गई और एक वैल्यू -4 आ गई, -4 रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि n नेचुरल नंबर है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, n इक्वल टू 5। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 0 से पाई में जो थीटा की वैल्यूज हैं वो निकालनी है, जिसके लिए 1,2 साइन थीटा कोस थीटा इस लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 के एक की साइड लाई कर रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1,2 देखेंगे, 1,2 इस लाइन के रेस्पेक्ट में क्या साइन दे रहा है, तो ये जो साइन है ये पॉजिटिव दे रहा है, दैट मीन्स साइन थीटा कोस थीटा भी पॉजिटिव साइन देगा, तो हमने यहाँ x की जगह साइन थीटा रख दिया और y की जगह कोस थीटा रख दिया। अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, थीटा की वैल्यू 0 से पाई दे रखी है, तो इस इनइक्वालिटी को अगर हम सोल्व करें, इसको हम √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। अब साइन ऑफ समथिंग ग्रेटर देन 1/√2 है, तो जो थीटा प्लस π/4 होगा वो आप π/4 से 3π/4 के बीच में लाई करेगा, वो आप इनफेक्ट इसको आप अल्फा मान लीजिए, साइन अल्फा ग्राफ अगर बनाओगे तो आप यहाँ से देख सकते हो ये 1/√2 की लाइन, तो ये π/4 है और ये 3π/4 है, तो जो अल्फा है वो क्या हो गया, 3π/4 से तो छोटा होना चाहिए और π/4 से बड़ा होना चाहिए, तो वही हमने किया, तो यहाँ थीटा क्या आ गया, 0 से तो बड़ा और π/2 से छोटा, जो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट पूछा गया है। चार ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, उन चारों ऑप्शंस में से हमें देखना है कौन सा इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो यहां से हम एक बार के लिए इसको Z1 बोल देते हैं, तो Z1 जो है इसको √54 आएटा और ये इसकी पावर 1/2, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना आता है हमें, तो हम ने स्क्वायर रूट x प्लस आएटा हुए माना, स्क्वायरिंग कर देते हैं हम, कंपेयर कराया रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3, √54, तो दो इक्वेशन, दो अननोन्स,
इसको सोल्व करने का एक छोटा सा मेथड होता है एक और, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये कितना आ गया 9, और ये 54 इंटू 4, 54 इंटू 4 116, और ये 125। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है आपके पास में 15 आ चुका है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है वो यहाँ से तो 216 और यहाँ से 9225 का, मतलब ये 15 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 15 आ गया। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से एक्स और वाई आ जाएंगे। तो यहाँ से जो एक्स निकाला हमने एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, दैट मीन्स एक्स जो है वो प्लस माइनस 3 आ गया, और वाई स्क्वायर 6, तो y जो है वो प्लस माइनस √6 आ गया। बट हम देख रहे हैं कि x और y दोनों सेम साइन के होने चाहिए, इसका मतलब x जो अगर 3 है तो y जो होगा वो √6 हो जाएगा, और अगर x -3 है दैट मीन्स y जो होगा वो -√6 हो जाएगा। तो Z1 आ चुका है, प्लस ले लो या माइनस ले लो, ये आ गया। ठीक है, Z2 को अगर हम देखें यहाँ, तो हम देख रहे हैं बस आयटा वाला पार्ट का साइन ही तो चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ से अगर इसको हम Z2 बोलते हैं तो जो Z2 आएगा वो हम सिमिलरली लिख देंगे, वो क्या आएगा 3 माइनस √6 आयटा। अब हमसे Z1 माइनस Z2 ही तो पूछा है, तो अब हमारे पास Z1 माइनस Z2 के 4 पॉसिबल आंसर्स हैं। आप दोनों तरफ प्लस ले लो, तो दोनों तरफ हमने जैसे ही प्लस लिया, यहाँ इन दोनों जगह प्लस लिया, तो सब्ट्रैक्ट जैसे ही किया तो ये कितना आ गया 2√6 आयटा। दोनों जगह माइनस लिया तो ये -2√6 आयटा। यहाँ प्लस ले लिया, यहाँ माइनस ले लिया तो ये आ गया 6, और यहाँ माइनस ले लिया, यहाँ प्लस ले लिया तो ये आ गया -6। तो Z1 माइनस Z2 की मेरे पास 4 पॉसिबल वैल्यूज आ रही है। अब मैं अगर इनके हिसाब से आंसर दूं तो यहाँ से जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2√6 आ रहा है, वो ऑप्शंस में नहीं दे रखा। यहाँ से अगर हम देखें इमेजिनरी पार्ट -2√6 आ रहा है, वो ऑप्शंस में दे रखा है। इन दोनों का इमेजिनरी पार्ट 0 है, वो ऑप्शंस में नहीं दे रखा। इसका मतलब ऑप्शंस जो दे रखे हैं उसमें हमें केवल इसी का ही इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है। तो जो आंसर होगा इस केस में इमेजिनरी पार्ट विल बी -2√6। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेक्टर 3D का है। इसमें हमें एक प्लेन दे रखा है, ये प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है, उस पॉइंट का नाम हम A बोल देते हैं, चलो 3,1,1, और दो लाइंस को कंटेन कर रहा है L1 L2, और इनके डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं। तो इनके डायरेक्शन वेक्टर हम मान लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा, ये कितना आ गया I कैप -2J कैप प्लस 2K कैप। ठीक है, ऐसे ही दूसरी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर हमने बोल दिया, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ L2 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस K कैप। ठीक है, अब इस प्लेन के बारे में हमें इतनी इंफॉर्मेशन दे रही है। अब हमें बोला गया है कि इस प्लेन पर एक और पॉइंट लाई कर रहा है B। तो B के कोऑर्डिनेट्स अल्फा -3 5, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो अगर हम यहाँ से देखें तो मैं प्लेन की इक्वेशन निकालता हूँ। प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए होगा, ये नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन हो गया, और वो क्या हो जाएगा P क्रॉस Q, क्योंकि दोनों लाइंस इसमें कंटेंट है। इसका मतलब जो नॉर्मल वेक्टर होगा दोनों की डायरेक्शन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से हम अगर यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लें तो ये कितना -4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 7K कैप। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं।
नॉर्मल वेक्टर आ चुका है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। तो कांस्टेंट हम लेमडा, अब लेमडा फाइंड करने के लिए जो पॉइंट है 3 1 1 इसको हम सेटिस्फाई करा देते हैं। तो लेमडा 0 आ गया। इसका मतलब जो प्लेन की इक्वेशन है वो आपके पास में -4x + 5y + 7z = 0 आ गई। अब प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है, तो अल्फा, ये जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा -3 5 इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं, क्योंकि प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो -4 अल्फा -15 + 35, तो यहाँ से जो अल्फा आता है वो 5 आ जाता है। ठीक है, एक और तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो सेकंड मेथड हम पूरी कैलकुलेशन नहीं करें, बस आपको बता रहे हैं। पॉइंट ए और बी दोनों इस पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ए बी वेक्टर, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे। तो इनका जो बॉक्स है वो आप 0 कर दीजिए। बॉक्स आप 0 करोगे तो यहां से ए बी वेक्टर मतलब अल्फा -3, फिर -3 1 -4, फिर 5 -1 4, पी वेक्टर मतलब 1 -2 2, और ये 2 3 -1। तो यहां से आप अल्फा फाइंड कर सकते हो। तो ये एक और मेथड हो गया। ये जो क्वेश्चन है सीक्वेंस प्रोग्रेशन का, इसमें आपको बोल रखा है कि एक सीरीज है, उसके 9 टर्म्स का सम एस है। सीरीज अगर हम लिखें ऐसे 9 टर्म्स का सम जो है वो एस है, और एस किसके बराबर दे रखा है, x की पावर 10 - x + 45 x - 1 × a अपॉन x - 1। तो आपको फिर यहाँ से k निकालना है। तो अगर इस सीरीज को हम देखें तो मैं देख रहा हूँ x वाली टर्म्स को हम एक साथ ले लेते हैं, और k + 2a ये वाली टर्म्स हम एक साथ ले लेते हैं। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो जीपी का फर्स्ट टर्म x है, कॉमन रेशियो x है, और नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, तो हम लिख सकते हैं हम यहाँ a तो कॉमन है, ये एपी बन रहा है, इस एपी का फर्स्ट टर्म k है, कॉमन डिफरेंस 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, तो फॉर्मूला लगाया 9/2 2k प्लस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, a, फिर यहाँ 9 और ये k + 8, एलसीएम लिया अब अगर हम इसको कंपेयर करें गिवन सम के साथ, तो मैं देख रहा हूँ ये बाकी टर्म तो मैच हो गया, यहाँ x - 1 × a के साथ, यहाँ जो क्वेश्चन में दे रखा है सम उसमें 45 है, जो हमें मिल रहा है वो 9 टाइम्स k + 8 मिल रहा है। तो 9 टाइम्स k + 8 = 45, तो यहाँ से k + 8 is 5 एंड k is -3, तो -3 ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। मैट्रिसेस का ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है ABC 3 रियल नंबर्स हैं, a³ + b³ + c³ 2 है। मैट्रिक्स A दे रखा है, ABC BCA CAB, और A ×
ए ट्रांसपोज इंटू ए इज आई, तो ए बी सी की वैल्यू क्या हो सकती है? फिर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो हम अगर यहां से देखें ए ट्रांसपोज इंटू ए इज आई, तो मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूंगा। ये डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा और ये भी डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा और ये 1, तो डिटर्मिनेंट ए के जो स्क्वायर है वो 1 हो गया। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए की 2 वैल्यू आ गई, +1 या -1। अब मैं अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 1 लेता हूँ, तो ये एक स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, ये हमने पढ़ रखा है। इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या है? 3abc माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू उठा के रख दीजिए आप। तो यहाँ से ABC 1 आ गया, बट 1 ऑप्शंस में नहीं दे रखा है। डिटर्मिनेंट ए अगर -1 है तो यहाँ से ABC की जो वैल्यू आती है वो 1/3 आ रही है। 1/3 ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट नॉर्मल का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें ये कर्व दे रखा है 1 + x होल रेज़्ड टू पावर 2y प्लस cos स्क्वायर sin इनवर्स x, और इसमें x = 0 पे नॉर्मल की इक्वेशन पूछी गई है। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं जिससे मेरे को डिफरेंशिएशन में आसानी हो। तो इसको हम e की पावर में कन्वर्ट कर देंगे, e रेज़्ड टू पावर 2y ln 1 + x। इसको हम लिख दें 1 - sin स्क्वायर sin इनवर्स x। और ये x आ जाएगा तो x²। अब मैं यहां से डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएशन करें हम, तो डिफरेंशिएशन किया हमने, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ dy/dx और यहाँ चेन रूल के थ्रू फिर पावर पे गए, तो ये प्लस या। अब मैं अगर यहाँ स्लोप निकालूं तो मेरे को यहाँ से एक तो x की वैल्यू तो पता है x = 0, पर y की वैल्यू नहीं पता। तो x = 0 अगर हम यहाँ पुट करें, तो जैसे हमने x = 0 पुट किया इस इक्वेशन में, तो y जो आता है वो कितना आ गया? 1 प्लस cos स्क्वायर 1, तो y 2 आ गया। और ये वैल्यूज उठा के यहाँ रख दीजिए आप। x = 0 और y = 2 पुट किया, तो यहाँ से dy/dx बेसिकली टेंजेंट की स्लोप है। तो मैं देख रहा हूँ कि इस रिलेशन में x, y और dy/dx तीन ही तो चीजें हैं। तो x और y की वैल्यू अगर हमें पता है तो dy/dx की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो हमने पुट किया, तो dy/dx जो है e रेज़्ड टू पावर 2y ln x, तो ये तो आ गया e की पावर 0 ln 0 dy/dx प्लस ये कितना आ गया? 4, फिर ये 0, तो ये dy/dx यहां से 4 आ चुका है। dy/dx 4 आ चुका है, इसका मतलब टेंजेंट का जो स्लोप है वो 4 है। दैट मीन्स जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो -1/4 होगा। तो आपके पास पॉइंट पता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,2, और जो नॉर्मल की इक्वेशन आपको निकालनी है, तो नॉर्मल का स्लोप -1/4 है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम यहां से निकाल सकते हैं। तो यहां से जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x + 4y - 8 = 0 आ जाता है। कॉनिक सेक्शन के इस क्वेश्चन में हमें एक हाइपरबोला दे रखा है। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है? x² - y² secant स्क्वायर थीटा = 10, ये हाइपरबोला दे रखा है। और फिर एक एलिप्स दे रखा है
हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी है वो एलिप्स के एसेंट्रिसिटी की √5 टाइम्स है। तो एलिप्स की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा गया। तो सबसे पहले तो हमें अगर एसेंट्रिसिटी निकालनी तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। टेन कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ ये बड़ी वैल्यू ये छोटी वैल्यू, इसका मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल होगी। तो इसका जो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाएं, ये 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आ गया, ये EH आ गया। इसकी एसेंट्रिसिटी के लिए हम पहले इसे चेंज किया तो हम देख रहे हैं ये छोटी वैल्यू ये बड़ी वैल्यू, तो ये a² होगा और ये सॉरी यहाँ +r, ये a² है ये b² है। तो एलिप्स के एसेंट्रिसिटी को हम इससे डिनोट कर देते हैं 1 - b² / a²। इसको हम b' a' बोल देते हैं, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा ये b और ये। तो ये कितना आ गया 1 - b² मतलब 5 कोस स्क्वायर थीटा तो ये एलिप्स के एसेंट्रिसिटी आ चुकी है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है EH = √5 टाइम्स E एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो यहां से कोस स्क्वायर थीटा जो आता है 6 कोस स्क्वायर थीटा = 5 और 1 4 कोस स्क्वायर थीटा जो आएगा वो यहां से 2/3 आ जाएगा। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा गया है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स 2b² / a। b² मतलब 5 कोस स्क्वायर थीटा, a मतलब यहां से a² 5 है तो a हो जाएगा √5। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू उठा के रख दीजिए, ये 2√5 और कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2/3। तो ये कितना आ गया 4√5/3। तो ये आपके पास में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें एक सेट ए दे रखा है। सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रिपलेट्स हैं। बेसिकली ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज, तो ये एक वर्टिकल बन जाएगा सच दैट Px नल मैट्रिक्स के बराबर आए। इसमें जो एलिमेंट्स उनके स्क्वायर्स का सम 1 होना चाहिए और जो P है वो आपके पास एक थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 1 -2 3 -4 1 9 -1, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें जो x है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये मैट्रिक्स बन रहा है और Px = 0 अगर हम करते हैं तो x + 2y + z = 0 -2x + 3y - 4z = 0 x + 9y - z = 0। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ कांस्टेंट टर्म 0 आ रखा है, तो ये होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। क्रेमर्स रूल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। वो बेसिकली इसका जो d है मतलब p का जो डिटर्मिनेंट है वहां से डिसाइड होता है। तो अगर हम p का डिटर्मिनेंट निकालें 1 2 1 -2 3 -4 1 9 -1, तो ये कितना आ गया आपके पास में -3 + 36 -2 2 + 4 + 1 -18 -3, तो ये 33, फिर ये -16 सॉरी -12 और ये -21, तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट P0 आ चुका है, डिटर्मिनेंट P0 आ गया मतलब दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है।
अब ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं उसमें जो एक्स वाई जेड की वैल्यू उनके स्क्वायर्स का सम 1 होना चाहिए। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को डिटरमाइन करने का एक तरीका होता है कि आप एक्स वाई जेड में से एक वेरिएबल को आप लैम्डा पुट कर दीजिए और बाकी दो वेरिएबल्स जो हैं वो लैम्डा के टर्म्स में आपको मिल जाएंगे। तो अब मेरे को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो मैंने z को लैम्डा पुट कर दिया। मैं z को जैसे लैम्डा पुट करूं, अब मैं यहाँ से इन तीन में से कोई दो इक्वेशन उठा लूँ। तो मैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन उठा रहा हूँ, x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, और थर्ड इक्वेशन उठाई x प्लस 9y इक्वल्स टू लैम्डा। यहाँ से सोल्व किया तो y जो है सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन जैसे हम करें तो y जो आ रहा है 2 लैम्डा बाई 7 आ रहा है। एंड फिर यहाँ पुट किया तो x जो आ रहा है यहाँ 2 टू द 4 माइनस 11 लैम्डा बाई 7 आ गया। तो आपके पास में एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ चुकी हैं लैम्डा के टर्म्स, माइनस 11 लैम्डा बाई 7, 2 लैम्डा बाई 7 एंड लैम्डा। अब हम देखेंगे लैम्डा की कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जिसके कोरेस्पोंडिंग के स्क्वायर्स का सम 1 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। तो ये कितना हो गया? लैम्डा स्क्वायर इंटू 121/49 प्लस लैम्डा स्क्वायर 4/49 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से सम किया हमने तो ये आ जाता है 174/49। तो लैम्डा की यहाँ से दो वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 7 अब हम अगर लैम्डा इक्वल टू 7/√174 रखते हैं तो यहाँ से एक पॉइंट मिल जाएगा, और माइनस पुट करते तो यहाँ से एक और मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि लैम्डा इक्वल टू प्लस से तो आपके पास में एक एक्स सेट अलग आ रहा है और माइनस से एक दूसरा एक्स सेट अलग आ रहा है। तो सेट ए में आपके पास में दो एलिमेंट्स हैं। तो आप देख सकते हो ऑप्शन 2 में ये दे रखा है कि कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक इक्वेशन है This equation has a real solution, then range of lambda is। इस इक्वेशन का एक रियल सॉल्यूशन है, मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें लैम्डा की रेंज पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, लैम्डा को एक तरफ ले आएंगे और बाकी को एक तरफ ले आएंगे। अब जो लैम्डा है वो लैम्डा राइट हैंड साइड की रेंज में होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की रेंज फाइंड करेंगे। अभी साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 की रेंज हम ऑलरेडी बहुत सारी जगह कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसके बाद में इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाता है। तो यहाँ अब हम आगे सोल्व करें, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 जो है इसको हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट हमें बता रखा है, और ये कितना हो गया आपके पास में 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ब्रैकेट ओपन किया तो ये क्या बन गया 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। ये लैम्डा आ गया। अब साइन स्क्वायर 2 थीटा की रेंज हमें पता है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा की जो रेंज होगी वो क्या होगी आपके पास में 0 to 1। फिर इसमें हम अगर हाफ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 to हाफ। फिर मैं अगर 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये क्या आ रहा है 0 -1 -1 एंड हाफ -1 माइनस हाफ। तो ये आपके पास में लैम्डा की रेंज आ गई। तो लैम्डा जो है वो -1 से -हाफ के बीच में इस इंटरवल में है, तब तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आ जाएंगे। अगर इस इंटरवल के बाहर है then this equation will not have any real solution। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एरिया अंडर कर्व का है। उसमें एक बोला एक रीजन है, उस रीजन को y इक्वल टू अल्फा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अल्फा में कौन सा रिलेशन होगा, 4 रिलेशन आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम रीजन बताते हैं। तो एक तो हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बना दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बना दिया, पैराबोला आएगा, ठीक है। फिर हमने y इक्वल टू 2x बनाया, तो y इक्वल टू 2x, यहाँ y इक्वल टू 2x आ गया।
ये पॉइंट निकाल लेते हैं, पॉइंट आ गया 2,4, ठीक है। y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब इधर की तरफ, इस पैराबोला में इधर की तरफ, इधर की तरफ। y लेस देन इक्वल टू 2x मतलब इस लाइन के नीचे की तरफ। तो ये रीजन आ चुका है कॉमन। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि y इक्वल टू अल्फा, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है y इक्वल टू अल्फा, इस लाइन के ऊपर का एरिया इस लाइन के नीचे का एरिया दोनों सेम है। तो मैं क्या करूंगा, ये एरिया निकाल लेता हूँ और ये एरिया निकाल लेता हूँ, दोनों को बराबर कर देता हूँ। तो अगर हम यहाँ से देखें तो मैं देख रहा हूँ कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए ये जो एरिया है, इस एरिया को अगर हम देखें तो 0 टू y की जो लिमिट है 0 टू अल्फा जा रही है। जो ये राइट साइड में ग्राफ है ये पहले आएगा, तो इस राइट साइड का जो ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें आपको x को y के टर्म्स में लिखना है, तो रूट y माइनस, फिर ये लेफ्ट साइड वाला ग्राफ आ जाएगा, तो इसमें आप x को y के टर्म्स में लिखोगे तो y/2। दिस एरिया इज इक्वल टू, अब इस ऊपर वाले एरिया की बात करें तो यहाँ जो लिमिट्स जा रही है y की, वो अल्फा से स्टार्ट होके इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है 4 तक जाएंगे। राइट साइड वाला जो ग्राफ है वहां से रूट y आ गया, और जो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ है वहां से y/2 आ गया। इंटीग्रेट कर लें तो यहां से फिर लिमिट्स पुट करें तो यहाँ कितना आ गया 2/3 अल्फा की पावर 3/2 माइनस यहाँ से कितना आ गया अल्फा स्क्वायर बाई 4, दिस इज इक्वल टू यहाँ रखा 4 की पावर 3/2 8 मतलब 16/3 माइनस और फिर यहाँ रखा तो माइनस टाइम्स 4, ठीक है। तो आप अल्फा की पावर 3/2 वाली टर्म एक साथ लाएं तो ये कितना आ गया 4/3 अल्फा की पावर 3/2, ये माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2, फिर इक्वल टू ये कितना आ गया 16/3 माइनस 4 मतलब ये आ गया आपके पास में 4/3। अब आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 8 अल्फा की पावर 3/2 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और ये आप देख सकते हो ऑप्शन में है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेई में आ रखा है। इस क्वेश्चन में बोला है कि सर्कुलर पाथ पे n मेट्रो स्टेशन हैं, हर एक पेयर को आपने स्ट्रेट ट्रैक से ज्वाइन किया है, जैसे ये है मान लो ऐसे। अब जो इस तरह से आपने ज्वाइन कर दिया, जो आपने कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस को ज्वाइन किया उसको तो उन्होंने बोल दिया ब्लू लाइन है, और जो उसके अलावा बच गए हैं उनको उन्होंने रेड लाइन बोल दिया। तो अगर हम यहाँ देखें कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस मतलब अगर ये टोटल जो n स्टेशंस हैं इनको मैं सबको अगर ज्वाइन कर देता हूँ तो कुछ तो पॉलीगन की साइड्स बन जाएंगी, और जो कॉन्जिक्यूटिव वाले हैं वो तो साइड्स बन जाएंगे, जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वो डायगोनल्स बन जाएंगे। तो अगर हम यहाँ नंबर ऑफ ब्लू लाइंस की बात करें वो बेसिकली इस पॉलीगन की साइड्स हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ ब्लू लाइंस मतलब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन, तो n हो गया। और अगर हम नंबर ऑफ रेड लाइंस की बात करें वो बेसिकली इसके डायगोनल्स हो जाएंगे, जो भी रेड लाइंस है वो सारी की सारी डायगोनल्स है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है nc2 माइनस है। अब हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ रेड लाइंस जो हैं
वो 99 टाइम्स नंबर ऑफ ब्लू लाइंस हैं, तो n की वैल्यू बताइए आप। तो हम यहाँ हमने वैल्यूज उठा के रख दी nc2 माइनस n, तो यहाँ से nc2 मतलब n इंटू n माइनस 1/2 इक्वल्स टू 100n। इस n को इधर लेके तो 100n बन गया, ये n कैंसिल हो गया क्योंकि n जीरो नहीं हो सकता, और n माइनस 1 इक्वल्स टू 200, n इज 201। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है। बोला एक कर्व है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 2x² dy इक्वल्स टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx। और ये कर्व जो है 1,2 से पास कर रहा है, तो y इक्वल टू fx कर्व है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और 1,2 से पास कर रहा है, तो f ऑफ हाफ की वैल्यू क्या पूछी गई, मतलब बेसिकली x इक्वल टू हाफ पे y की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो हम dx को इधर ले आते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। फिर हम यहाँ से वाई स्क्वायर और 2x² को डिवाइड कर दे, तो ये 1/y²। यहाँ से 2 तो 1 हो जाएगा, और ये तो ये बर्नौलीज इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं -1/y को z पुट कर दूं, तो ये 1/y² dy/dx को dz/dx रखना पड़ेगा। और जैसे आपने -1/y को z पुट किया, तो अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपके पास में e की पावर ln x मींस x, तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किया, तो ये z इंटू एक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा, और इधर अब हम अगर यहाँ से इस कर्व को देखें, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है दिस कर्व इज पासिंग थ्रू 1,2 पास सेटिस्फाई करा देते हैं। हम x को 1 पुट करें, y को 2 पुट करें, तो यहाँ से c जो है वो -½ आ गया। तो यहाँ से जो कर्व है वो y इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 माइनस ln x आ गया। इस y को इधर ले आए, इसको इधर, और ln x -1 को इधर ले आए, -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ln x -1 जो है 1 माइनस ln x में कन्वर्ट हो गया। तो ये कर्व आ चुका है। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया, x इक्वल्स टू हाफ पुट करने पर y की वैल्यू क्या आती है। तो x इक्वल टू हाफ पुट किया, और ये वैल्यू जो है वो हमें ऑप्शंस में दे रखी है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि 3 इवेंट्स है E1, E2, E3, वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। E1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो पॉजिटिव है, और E1, E2, E3 तो इनों के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो आपसे पूछा गया है ये क्या होगा। कि आपको ये चेक करना है कि ऑप्शंस में से कौन सा वाला इसके बराबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना कि ये जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई है, इसको मैं इस तरह से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ 3 इवेंट्स हैं पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, तो हम वेन डायग्राम यूज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल E1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो P1 बोल दो, E2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो P2 बोल दो, एंड E3 की जो प्रोबेबिलिटी है वो P3 बोल दो,
ठीक है। अब हम यहां से अगर ये जो रीजन्स यहां बन रहे हैं इनको मार्क कर देते हैं ABCDEFGH। E1 की प्रोबेबिलिटी P1 होने का मतलब क्या हो गया, A प्लस D प्लस F प्लस G, ये P1 हो गया। ठीक है। अब पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और एक और चीज दे रखी E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, मतलब जो G है वो G है, ये 0 हो गया। अब अगर हम यहां देखें E1 इंटरसेक्शन E2 पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, मतलब ये जो वैल्यू आएगी P1 P2 के बराबर आएगी। और अगर यहां से देखिए E1 इंटरसेक्शन E2, तो इस वेन डायग्राम से ये क्या आ रहा है, D प्लस G आ रहा है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 वो P2 इंटू P3 के बराबर आ जाएगा, और P2 इंटू P3 E2 और इंटरसेक्शन E3 मतलब E प्लस G के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही आ गया। तो मैं यहां से बता सकता हूं कि जो D है वो G तो 0 है, तो D आ गया P1 P2, E आ गया P2 P3 और F आ गया P3 P1। ठीक है। अब हम जो हमें पूछा गया इस पे जाते हैं कि हमें क्या क्या चीजें पता है क्या क्या नहीं पता। हमसे पूछा गया E2 बार इंटरसेक्शन E3 बार गिवन दैट E1 हैज हैपेंड। तो E1 हो चुका है, ये आपको अब कंडीशन दे रखी है, इसका मतलब सैंपल स्पेस में अब E1 वाला पार्ट ही आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है। न्यूमरेटर अब E1 में वो देखो जब E2 और E3 दोनों ही ना हो, मतलब E2 और E3 दोनों ही ना हो, मतलब स्मॉल ए। अब अगर हम यहां से देखें ये तो P1 आ चुका है, अब इसमें से D, F और G की वैल्यू हमें पता है, तो यहां से अगर हम देखें तो जो A की वैल्यू आएगी P1 माइनस D मतलब P1 P2, F P3 P1 और G 0। तो ये जो वैल्यू है ये क्या आ गई है कि P1 माइनस P1 P2 माइनस P1 P3। P1 से डिवाइड कर दें क्योंकि P1 हमें पॉजिटिव दे रखा है, तो 1 माइनस P2 माइनस P3। इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं 1 माइनस P3 माइनस P2, तो ये जो है ये क्या बन गया आपके पास है P E3 बार माइनस P2, वो हमें ऑप्शन 3 में दे रखा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोनोटोनिसिटी का क्वेश्चन है। इसमें आपको फंक्शन दे रखा है और इसके मोनोटोनिसिटी का नेचर बताना आपको, बेसिकली इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी बताना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग है। f of 0 1 दे रखा है, f of 0 1 तो सिर्फ यहाँ के फंक्शन कंटिन्यूअस रह जाए, क्योंकि इस डेफिनेशन से x इक्वल टू 0 आप पुट नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने x इक्वल टू 0 पे अलग से फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है। ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, मोनोटोनिसिटी का इंटरवल निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। फिर ये ln 1 प्लस एक्स आ गया। तो डिनोमिनेटर तो क्या है आपके पास में पॉजिटिव है, पर न्यूमरेटर के बारे में आपको नहीं पता, तो न्यूमरेटर को हम एक नया फंक्शन मान लेते हैं और इसको देखें एक बार। x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स। अब इस एक्सप्रेशन को देखते ही कई स्टूडेंट्स के चेहरे पे स्माइल आ चुकी है, उन्हें ये सेम क्वेश्चन क्लास नोट्स में करवा चुके हैं, x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स। तो एक्चुअल में इस एक्सप्रेशन के बारे में एक इनइक्वालिटी में क्वेश्चन था ये। तो मैं अगर यहां से अब डिफरेंशिएट करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं जिससे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में आसान हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बेसिकली अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वहां कोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, कोशिएंट रूल से बचने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया।
डिफरेंशिएट करें इसे हम, तो ये आ गया 1/1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लिया तो ये आ गया आपके पास में 1 - 1 gx का अगर हम नेचर देखें तो g डैश x का, तो g डैश x को अगर हम यहां मार्क करें तो यहां आपके पास भी नेगेटिव आ रहा है, यहां पॉजिटिव आ रहा है। तो g डैश x का नेचर आ गया -1 to 0 में ये पॉजिटिव और 0 to इंफिनिटी नेगेटिव है। तो यहां से हम देखें तो ये इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज किया, इसका मतलब gx की जो मैक्सिमम वैल्यू 0 पे आ रही है, gx की मैक्सिमम वैल्यू 0 पे आ रही है, दैट मीन्स ऑलवेज इन डोमेन। g ऑफ 0 यहां से हम पुट करके देखें तो g ऑफ 0 0 आ रहा है, तो gx इज लेस देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन था ऑलरेडी कि आपके क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन था x/1 + x - ln of 1 + x जो है उसको नेगेटिव प्रूव करना था। तो अब इस क्वेश्चन में हम देखें तो जो f डैश x का जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव आ चुका है, तो यहां से हम डिनोमिनेटर हम पॉजिटिव देख चुके हैं, तो f डैश x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, सो fx इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए, ऑलवेज डिक्रीजिंग वाला जो ऑप्शन है वो सही है। मैथमेटिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, इसको हमें 4 स्टेटमेंट्स दे रखे, हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट टोटोलॉजी है। तो ट्रुथ टेबल से जाते हैं हम। P implies Q, Q implies P। P implies Q मतलब ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू और ये ट्रू। Q implies P, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 में हमें बोल रखा है इन दोनों का एंड ले लीजिए, तो एंड मतलब दोनों ट्रू हो तभी ट्रू होगा, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो रिजेक्ट हो गया। अब 1 जैसा ही 3 है तो हम 3 को पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एक Q implies P तो हमें मिल गया, P implies Q का निगेशन, P implies Q का निगेशन, P implies Q का निगेशन मतलब यहां से आप देख लो F T फिर F फिर F और फिर इसका और इसका और, तो और में क्या होता है जब दोनों फॉल्स, उसी केस में फॉल्स होता है, तो हम देख रहे हैं कि इस थर्ड वाले में फॉल्स आ रहा है, बाकी सब में ट्रू आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट थर्ड है वो भी टोटोलॉजी नहीं आ रहा, क्योंकि वो भी एक केस में क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। वैसे स्टेटमेंट 1 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं थी, P implies Q एंड Q implies P जो होता है वो बेसिकली P इफ एंड ओनली इफ Q होता है, ये टोटोलॉजी के इक्वल नहीं होता है। बट फिर भी हमें स्टेटमेंट 3 में ये चाहिए था, इसलिए हमने स्टेटमेंट 1 को ट्रुथ टेबल से चेक कर लिया था। अब नेक्स्ट हम स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट हम स्टेटमेंट 2 वेरीफाई करते हैं, -P, तो -P क्या आएगा यहाँ, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। P और Q, तो P और Q ट्रू, 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 फॉल्स, फिर -P और इसका एंड लेना है। तो इन दोनों का अगर हम एंड लें तो क्या आएगा, जब दोनों ट्रू है उसी केस में ट्रू आएगा, बाकी हर केस में फॉल्स आएगा। फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। फिर इसका
इम्प्लीकेशन लगाना हमें Q के साथ। तो ये ट्रू और ये फॉल्स, उसी केस में फॉल्स आता है। तो हम देखें ये ट्रू और इसके कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ जो है ये क्या आ गया, ये ट्रू आ गया। इसका मतलब ये कभी फॉल्स आएगा ही नहीं। तो ये जो है ये हर केस में यहाँ ट्रू आ गया है। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या हो गया आपके पास में, टोटोलॉजी आ गया है। तो स्टेटमेंट 2 इज टोटोलॉजी। अब नेक्स्ट हम स्टेटमेंट 4 भी एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। वैसे स्टेटमेंट 2 टोटोलॉजी आ चुका है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम एक बार स्टेटमेंट 4 भी चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2 में माइनस क्यू निकालते हैं पहले तो ये एफ टी, फिर पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू में यहाँ ट्रू आएगा, बाकी हर जगह फॉल्स आएगा। फिर माइनस क्यू और इनका और लगाना है। तो इन दोनों का अगर हम और लगाएं तो इसका मतलब जब दोनों फॉल्स होंगे उसी केस में फॉल्स आएगा, बाकी हर केस में ट्रू आएगा। ठीक है। फिर इसका क्यू के साथ इम्प्लीकेशन, तो अगर हम यहां देखें तो ये ट्रू और क्यू फॉल्स हो, उस केस में ये आपके पास में फॉल्स आ रहा है। तो ये ट्रू और ये फॉल्स, तो यहाँ जो है ये इन दोनों केसेस में फॉल्स आ जाएगा, बाकी इन दोनों केसेस में ट्रू आएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ से ये जो है ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी नहीं आ रहा है। तो स्टेटमेंट जो 4 है वो टोटोलॉजी नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दे रखी है, फंक्शन दे रखा है बेसिकली सीरीज के टर्म्स में। और फिर इसमें आपको dy बाई डी एक्स निकालना x इक्वल टू 0 पे। तो जो के सिग्मा में लिमिट्स है 1 to 6 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको अगर देखूँ तो इसको मैं एक टर्म में लिख सकता हूँ, या तो मैं साइन ऑफ ए प्लस बी में या कॉस ऑफ ए प्लस बी में। पर यहाँ कॉस इनवर्स लगा हुआ है, इसका मतलब कॉस ऑफ ए प्लस बी में लिखना प्रेफर करेंगे। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी में लिखने के लिए कॉस के साथ वाले को तो कॉस थीटा, तो 3/5 इक्वल टू कॉस थीटा एंड 4/5 इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से जो थीटा है वो बेसिकली tan इनवर्स 4/3 आ गया। इसको हम लिखें y इक्वल्स टू सिग्मा के कॉस इनवर्स कॉस के एक्स कॉस थीटा माइनस साइन के एक्स साइन थीटा। कॉस इनवर्स कॉस मेरे को बाकी जगह नहीं देखना, मेरे को बेसिकली x इक्वल टू 0 के नेबरहुड में ही देखना है। तो मैं x इक्वल टू 0 के नेबरहुड में देखूं तो जो ये एंगल है के एक्स प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। चाहे आप 0 के राइट से देख लो, चाहे लेफ्ट से देख लो, चाहे 0 पे देख लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस इनवर्स कॉस, ये बेसिकली 0 से π/2 के बीच में एंगल लाई कर रहा है। तो कॉस इनवर्स कॉस जो है कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स के इक्वल होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बेसिकली tan इनवर्स 4/3। ठीक है। तो हमने इनवर्स हटा दिया। बेसिकली क्या है, ये x इक्वल टू 0 के नेबरहुड की बात हो रही है, हमें बाकी से मतलब नहीं है। अब dy बाई डी एक्स निकालना, तो dy बाई डी एक्स निकाल देते हैं हम। dy बाई डी एक्स जो है वो क्या आएगा, यहाँ से सिग्मा के स्क्वायर, क्योंकि के थीटा जब आप k इंटू थीटा को आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा। और ये क्या 1 से 6 तक के स्क्वायर्स का सम, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो ये जो वैल्यू आती है कितनी आ गई, 91। ये जो क्वेश्चन है ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला है कि इसके एक्सपेंशन को आप अगर x की इंक्रीजिंग पावर्स में आप एक्सपेंड करते हो तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो 2:5:12 है। तो आपको n की वैल्यू बतानी है। तो अगर मेरे को कॉन्जिक्यूटिव पावर्स
एक्स की इंक्रीजिंग पावर्स के फॉर्म में लिखना है तो मैं इस एक्सपेंशन को इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ अगर हम एक जनरल टर्म लिखें इसमें, तो जो कोफिशिएंट ऑफ एनसीआर आ रहा है, तो हम एक टर्म तो टी आर माइनस वन ले लेते हैं, सॉरी एक तो टर्म टी आर ले लेते हैं, एक टी आर प्लस वन ले लेते हैं, एक टी आर प्लस टू ले लेते हैं। इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो, तो टी आर के लिए तो एन सी आर माइनस वन, इसके लिए एन सी आर हो जाएगा और इसके लिए एन सी आर प्लस वन हो जाएगा। और ये जो रेशियो है कितना है, 2:5:12 दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम इन दोनों का रेशियो लिखें, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इज 5/2। यहाँ हम अगर फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं, ये हमने ऑलरेडी बाइनोमियल में रिजल्ट पढ़ रखा है, तो ये कितना आएगा, n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इज 5/2। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ गया, 2n माइनस 7r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन हो। सेकंड, तो मैं वापस से वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये देख रहा हूँ कि इसमें r की जगह r प्लस वन रखा हुआ है, तो यहाँ अगर हम देखें तो ये क्या बन जा रहा है, n माइनस आर अपॉन आर प्लस वन इज 12/5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। तो ये n और r में दो लीनियर इक्वेशंस है, मैं यहाँ से r को एलिमिनेट करा के n निकाल सकता हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड अगर हम सोल्व करते हैं तो जो n की वैल्यू आती है वो 118 आती है और जो r की वैल्यू आती है वो 34 आती है। हमसे n की वैल्यू पूछी गई, तो n की जो वैल्यू वो कितनी आ गई, 118 आ गई। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि AP की 11 टर्म्स हैं, B1 B2 B3 अप टू B11। तो इस AP का हम फर्स्ट टर्म जो B1 है उसको तो हम B बोल देते हैं, जो कॉमन डिफरेंस है वो D बोल देते हैं। इन 11 टर्म्स का जो वेरिएंस है 90 है, तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। AP इंक्रीजिंग है, AP इंक्रीजिंग मतलब कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव, तो वेरिएंस 90 दे रखा। तो सबसे पहले तो हम मीन निकालते हैं इसमें, तो 11 टर्म्स का सम, तो ये हमारे पास में b प्लस 5 दिया जाता है, इसको हम b बार से डिनोट कर देते हैं। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा bi माइनस b बार का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। और कितनी टर्म्स है हमारे पास में, 111। bi मतलब b प्लस i माइनस 1 इंटू डी, b बार मतलब b प्लस 5d, ठीक है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि b तो कैंसिल हो गया है और ये आपके पास में क्या बच गया है, i माइनस 6d का स्क्वायर, ठीक है। यहां से i को 1 रखें तो देखो d स्क्वायर तो हम बाहर निकाल सकते हैं, और ये क्या बन गया, 5 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर, फिर 0, ऐसे ये 5 स्क्वायर तक आ गया, ठीक है। अब हम अगर यहाँ से देखें तो 1 से 5 तक स्क्वायर्स का सम 2 टाइम्स आ रखा है, और यहाँ फॉर्मूला लगा दें, n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6। तो यहाँ 6 से 6, 11 से 11 कैंसिल, तो ये जो वैल्यू है ये 10d स्क्वायर आ गया। और जो 10d स्क्वायर है ये वेरिएंस वो हमारे पास 90 के इक्वल दे रखा है, तो 10d स्क्वायर इक्वल्स टू 90। तो यहाँ से जो
डी स्क्वायर 9 है और जो डी की वैल्यू है वो हमारे पास में 3 और -3। तो डी की दो वैल्यू आ रही है 3 एंड -3। बट क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि दिस एपी इज इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब जो -3 है वो हमारे पास में यहाँ रिजेक्ट हो जाएगा और 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन दे रखा है 1 to 2 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है बॉक्स। तो मैं सबसे पहले तो इस 3x को, ये जो बॉक्स इसको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास में क्या आ गया 1 to 2 फ्रैक्शनल पार्ट 3x - x। इसमें कन्वर्ट करने का बेनिफिट ये हो गया कि मैं यहाँ से देख सकता हूँ x जो है वो 1 to 2 है, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है और फ्रैक्शनल पार्ट x की जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू 1 से कम है। तो इसका मतलब इस गिवन इंटरवल के लिए जो x है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x से बड़ा ही होगा। तो ये जो है ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये मोड ओपन हो चुका है। x dx का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये तो अलग कर लेते हैं और ये 1 to 2 फ्रैक्शनल पार्ट 3x dx। अब मैं देख रहा हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट 3x का जो पीरियड है वो 1/3 होता है। तो यहां हम पीरियोडिक फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगा दे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में 3 times 0 to t। 0 to t मतलब 1/3 और ये फ्रैक्शनल पार्ट 3x dx। और यहां अगर हम इंटीग्रेट करते तो क्या हो गया x²/2। तो यहां से x²/2 जो है इसकी वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास में। तो ये कितना हो गया 0 to 1/3 में फ्रैक्शनल पार्ट 3x की जो डेफिनेशन होती है वो 3x ही होती है। x²/2 0 to 1/3। यहां से कितना आ गया 9 तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में 1 आ गई। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर का, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। इसमें बोला है कि पॉइंट ए जो है उसका पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर भी हमें दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पोजीशन वेक्टर को हम ए वेक्टर और बी वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। पॉइंट पी ए बी को λ/1 में डिवाइड कर रहा है। तो पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो λ/1 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो पी आएगा वो क्या आएगा λb + a अपॉन λ+1। आपको लैम्डा फाइंड करना है। वो लैम्डा फाइंड करने के लिए हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है OB.OP माइनस 3 times OA और OP का जो क्रॉस है का स्क्वायर, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से लैम्डा निकालना है। तो सबसे पहले तो हम OB.OP निकालें। तो B.P, P की जो λb+1 रख दिया तो ये क्या आ गया आपके पास λB.B + A.B और यहाँ से λ+1, ठीक है। तो B का पोजीशन वेक्टर बताया तो B.B आ जाएगा। B.B कितना आ रहा है आपके पास है 14।
14 लैम्डा प्लस ए डॉट भी कितना आ रहा है 1 2 प्लस 1 प्लस 3 6 आ गया, तो 14 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, ओबी डॉट ओपी आ चुका है। अब नेक्स्ट है ओ ए क्रॉस ओपी निकालना है। ए क्रॉस ए क्रॉस भी निकालें हम। ए क्रॉस भी जो है आई जे के 1 1 1 2 1 3 2 आई कैप फिर माइनस जे कैप 2 माइनस 3 एंड फिर के माइनस के कैप, ये आ गया। तो ओबी डॉट ओपी आ चुका है, ओ ए क्रॉस ओपी आ चुका है। यहां अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो ओबी डॉट ओपी मतलब 6 प्लस 14 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 3, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट है, इनटू इसका मैग्नीट्यूड, ये कितना आ गया 6। ठीक है, इस 6 को तो हम इधर ले आते हैं, तो ये कितना आ गया एलसीएम लिया इधर, तो एलसीएम लेने पे कितना आ गया, ये 6 लैम्डा 8 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि 0:1 रेशियो में डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो और लैम्डा की वैल्यू -1 भी नहीं हो सकती, तो एक लैम्डा कैंसिल कर दिया और एक लैम्डा प्लस 1 कैंसिल कर दिया, तो ये 8 लैम्डा प्लस 8 इक्वल्स टू 18 लैम्डा, यहाँ से 10 लैम्डा इक्वल टू 8, तो लैम्डा की वैल्यू जो आती है 4/5 आ जाती है 0.80।